स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 सॉल्यूशन जो करेंगे हम इंग्लिश सब्जेक्ट का। इसके 5 सैम्पल पेपर्स है जिसका हम पहला सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और फिर दी गई एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है आपको। द यंग लिफ्टमैन इन ए सिटी ऑफिस हु थ्रू ए पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड was fined for the offense was undoubtedly in the wrong। आपको याद आ गया होगा कि ये पैराग्राफ कहाँ का है। तो ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करके ये फिर आगे का और पैराग्राफ है यहाँ तक, और इसके बाद इसका और छोटा सा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है। तो मैटर्स तक ये है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैंने क्या है इसको रीड किया था और पढ़ा था। फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो री राइट द फॉल्स सेंटेंसेस करेक्टली। अब इसमें बोला गया है कि जो सेंटेंस हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है इसमें कौन सा सेंटेंस फॉल्स है उसको हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फॉल्स सेंटेंस की बात कर रहा है कि आपने जो फॉल्स सेंटेंस है उसको बताइए। तो लिफ्टमैन ने इनवाइट नहीं किया था पैसेंजर को, उसने थ्रू किया था, तो ये फॉल्स हो गया। इफ़ यू नॉक डाउन ए वल्गर द लॉ विल एक्यूट यू। अगर आप किसी धोखे या सिंधबाज को जो है पकड़वा देते हो या गिरा देते हो तो लॉ तुम्हें छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। सही बात है ये स्टेटमेंट। देयर इज़ नो लेजिस्लेशन अगेंस्ट बैड मैनर्स। अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो इसके लिए कोई आपका जो है अपराध नहीं है, कानूनी अपराध के अंदर अगर नहीं आता है। ये भी बिल्कुल सही है भाई, आपका बिहेवियर कैसा भी हो आपको कानून तो पकड़ के नहीं ले जाएगा। द कंप्लेंट हैड टू द कंप्लेंटेंट हैड टू पे ए फाइन। नहीं, कंप्लेंटेंट ने नहीं फाइन किया था, लिफ्टमैन ने फाइन किया था, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसका हमने यहाँ पे आंसर लिखा फॉल्स स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड। हमने करेक्ट सीक्वेंस में लिखा, रीराइट लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमें रीराइट करना था उसको, तो रीराइट कर रहे हैं। द लिफ्ट मैन, यहाँ पे लिफ्ट मैन इन्वाइट नहीं किया था उसने, द लिफ्ट मैन थ्रू द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। और जो लास्ट वाला फोर्थ वाला स्टेटमेंट है इसमें जो है कंप्लेंटेंट के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे लाइफ लिफ्टमैन के हिसाब से है, लिफ्टमैन ने फाइन पे किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक्सप्लेन व्हाट द लिफ्टमैन वांटेड द पैसेंजर टू डू एंड द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि लिफ्टमैन क्या चाहता था पैसेंजर से, कि पैसेंजर क्या करे। पैसेंजर ने केवल टॉप कहा था और वो लिफ्टमैन चाहता था कि प्लीज़ कहो, इसमें इस पर प्लीज़ लगाओ, टॉप प्लीज़, ठीक है। लेकिन जो है जो पैसेंजर था उसने इसका ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो लिफ्टमैन ने क्या करा, उसको उठा करके जो है लिफ्ट से बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करना था हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट। तो यहाँ पे डिस्कर्सी है, वॉयलेंस है, असॉल्ट एंड बैटरी है, और हॉटनेस है। तो यहाँ पर देखो, इसका मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है जितने भी सेंटेंसेस है। लीगल ऑफेंस आ गया एक, तो मॉरल यहाँ पे आपको दे रखा है कि इस तरह से करना है, एक तरफ लीगल लिखना है, एक तरफ मॉरल ऑफेंस लिखना है। लीगल कौन सा है, जो कानून के अंदर आता है। मॉरल ऑफेंस कौन सा है, जिसको कानून पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि आप सेंधबाजी कर रहे हो, किसी घर में सेंध कर रहे हो, बैंक में सेंध लगा रहे हो, तो आपका जो है लीगल ऑफेंस हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मॉरल ऑफेंस क्या है, रूड बिहेवियर, आपका बिहेवियर खराब है, किसी को देख करके मुंह बना लेते हो या फिर कुछ भी उससे गुस्सा होकर बात नहीं करते हो, तो इसके लिए कोई ऑफेंस नहीं है। आपका ये मोरल सामाजिक जो है ऑफेंस है ये। तो पहला तो हमने दे क्वेश्चन में दे ही रखा है आंसर में आपको। दूसरा जो हमारा असल्ट करोगे आप, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस में आ जाता है, लीगल ऑफेंस में आता है ये। यानी कि आप अगर किसी पे असॉल्ट करते हो, अत्याचार करते हो, हमला करते हो, ठीक है, तो ये जो है कानूनी अपराध आ जाएगा। लेकिन डिसकर्टिसी होता है असभ्यता, आप असभ्य हो, समाज में असभ्य हो, लेकिन ये क्या है, मोरल ऑफेंस है, लीगल ऑफेंस नहीं आता है, कानूनी अपराध में ये नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना था। वॉयलेंस जो है आप जानते हो, हिंसा होती है, घरेलू हिंसा वॉयलेंस बोलते हैं, या फिर बाहर का भी वॉयलेंस वॉयलेंस होता है। और यहाँ पे ऑफनेस जो है आपका, ये होता अभिमान, आप कितने अभिमान है, प्राउडी है, तो ठीक है, ये भी मॉरल ऑफेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सेपरेट करना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और चेक करते हैं उसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे बोला हैव यू कम अक्रॉस ए पर्सन हु इज ऑलवेज पोलाइट एंड हेल्पफुल। क्या आप कभी मतलब ऐसे पर्सन के संबंध में आए हैं या संपर्क में आए हैं। डिस्क्राइब हिम हर एंड यूर रिएक्शंस टू हिम हर।
तो आपको अपना जनरल जो है अपना थॉट देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर उस कंसर्न में दिया है कि जैसे कि आप वॉचमैन हैं या फिर बिल्डिंग के लिफ्टमैन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसके बाद डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, आंसर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म में जो है मी का आई हो जाएगा है और विल का विल बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई विल बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज। तो लॉ जो है मुझे ये नहीं कहता कि आप जरूर मतलब कृपया बोलें। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करना है, हमारे को क्वेश्चन टैग लगा करके बनना है। तो यहाँ पर जो है डज है तो डज से ही शुरू हो जाएगा, डज द लॉ, ठीक है, कंपेल मी टू से प्लीज। तो यहाँ पे डज है आपका, डज नॉट है, नॉट हटा करके आप डज को आगे ले जाओगे और आप अपना आंसर लिख दोगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है, एड प्रीफिक्स टू फॉर्म द एंटोनियम्स, आपको जो है विपरीत विलोम शब्द बनाना है। वॉयलेंस है तो वॉयलेंस का नॉन वॉयलेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड गिवन है, जो आपको वर्ड गिवन है इसके आगे लगाना है। सुफिक्स होता है जो पीछे लगाते। रीजनेबल का अनरीजनेबल हो जाएगा, डिफाइनाइट का इनडिफाइनाइट हो जाएगा, मोरल का इमोरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है प्रीफिक्स हमने लगाए हैं जो कि वर्ड के आगे लगते हैं, सुफिक्स जो होता है वर्ड के पीछे लगते हैं। तो ये हमारे A6 तक ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। सैंपल पेपर नंबर 1 अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस इंग्लिश के सैंपल पेपर के 5 सैंपल पेपर से ये फर्स्ट सैंपल पेपर है, इसके अलावा 4 और हैं। सैंपल पेपर नंबर 2 विद सॉल्यूशन, 3 विद सॉल्यूशन, 4 विद सॉल्यूशन एंड 5 विद सॉल्यूशन। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहूँगा। अगर आप बहुत बेहतर मतलब अपने आप को इंग्लिश में तैयार करना चाहते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाना चाहते हो, इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, लास्ट 2-3 ईयर्स के 4 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए। लास्ट 3 to 4 ईयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, एंड आप 5 सैंपल पेपर्स कर लीजिए। ठीक है, तो आप ये अगर काम कर लेते हैं, लास्ट 3 to 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, और 5 सैंपल पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, तो बी पोर्शन शुरू है। फ्लड्स हैव बीन फार मोर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ये बोल रहा है कि बाढ़ है वो कहीं अधिक विनाशकारी रही है। बाढ़ कहीं अधिककारी विनाशकारी रही है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इसको चेंज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो हम देखते हैं, फ्लड्स हैव फार मोर डिस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पे क्या बोला है, बाढ़ कहीं अधिक विनाशकारी। अब यहाँ पे हैव आ गया, ये सिंपल में नहीं आएगा। विल है जो ये आपका फ्यूचर आ रहा है। ठीक है, इज जो आएगा नहीं, फ्लड इज नहीं आएगा। बाढ़ कहीं अधिक विनाशकारी, यहाँ पर आपका आएगा फ्लड्स, क्योंकि फ्लड्स है तो फ्लड्स के साथ तो इज तो आएगा नहीं भाई, फ्लड्स है तो इसके साथ इज नहीं आएगा। ये आपका फ्यूचर बता रहा है, हैव आपका प्रेजेंट में आता ही नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव नहीं आता, विल नहीं आता। ठीक है, इज आर और इज आता है। आर और इज में जो है फ्लड्स के साथ यहाँ पे इज लगा हुआ है, कॉमन सेंस आपको यूज करना है बस सिंपली। फ्लड्स के साथ यहाँ पे इज दिया है, एस के साथ जब भी आपका यहाँ पर फ्लड्स है तो यहाँ पर जो है आपका इज नहीं आएगा। फ्लड्स आर फार मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बाढ़ कहीं अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, तो ये होगा इसका प्रेजेंट टेंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। टुडे tourism in India is capable of catering to a variety of sectors and tourist interests। अब क्या बोल रहा है ये,
चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी कैन। कैन को हमें यूज करना है। जब कैन की बात होगी तो हमें ध्यान देना है कि कैसे इसको यूज करेंगे। कैपेबल है, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कैन तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। अब यहां पर जब कैन लगा देंगे तो हमारे कैसा बनेगा ये सेंटेंस। देखो यहां पर एक चीज आपको नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको हमें कैन से करना है तो देखो जहां जहां कैपेबल है, कैपेबल को हम कैन से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो है जहां पर कैपेबल है वो तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि ये कैपेबल है इसमें सेंटेंस में, तो ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे भी कैपेबल ऑलरेडी है, उसी सेंटेंस को वापस यहाँ पे यूज़ कर गया, ये भी रॉन्ग है। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस बचते हैं जहाँ पर कैपेबल यूज़ नहीं किया गया है। अब टुडे टूरिज्म इन इंडिया कैन बी, अब यहाँ पे कैन भी लगा दिया, हमें कैन को यूज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टुडे टूरिज्म इन इंडिया कैन कैटर टू ए वेराइटी ऑफ सेक्टर्स एंड टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टूरिस्ट्स इग्नोर्ड द स्लीपी टाउन ऑफ राजपुर। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विद द स्लीपी। तो यहाँ पे बोल रहा है जो टूरिस्ट हैं ये इग्नोर कर रहे हैं स्लीपी टाउन्स ऑफ राजपुरा का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर द स्लीपी टाउन्स ऑफ राजपुर इग्नोर्स, तो राजपुर इग्नोर्स नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। द स्लीपी टाउन्स ऑफ राजपुर हैज़ इग्नोर द टूरिस्ट, ये भी टूरिस्ट इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कि मतलब राजपुर इग्नोर नहीं कर रहा है, टूरिस्ट इग्नोर कर रहे हैं। द स्लीपी टाउन्स ऑफ राजपुर वाज इग्नोर्ड बाय टूरिस्ट, यहीं पर यह क्वेश्चन बोला जा रहा है और यही इसका सही आंसर है। बाकी आप देखो लास्ट वाला ऑप्शन द स्लीपी टाउन्स वाज इग्नोरिंग द टूरिस्ट बाय राजपुर, तो ये आपका इग्नोरिंग तो सेंटेंस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर। टिल टुडे आई हैव नॉट फाइंड ए बेटर वे। अब यहाँ पे आई हैव नॉट फाउंड आएगा, आप जानते हो कि इसके साथ जो टेंस है आपका चेंज हो जाएगा। तो ये टिल टुडे आई हैव नॉट फाउंड ए बेटर वे, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इसका। इसमें फाइंड जो है एरर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जो गिवन है इसको आपको पढ़ना है ढंग से। पढ़ने के बाद जो है ईवर सिंस एन एक्सपर्ट फ्रॉम द बुक बैटल हाइम ऑफ द टाइगर मॉम। अब यह वाला पैराग्राफ आप जब पढ़ लोगे तो इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, उसके हमें आंसर्स देने होंगे। चलिए इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इससे यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है। अगेन जो है ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करना है। राइट डाउन द स्टेटमेंट्स विच एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसकी थीम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कौन सा थीम बेस्ट है वही हमें बताना है। तो जब आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे, जैसे कि मैंने पढ़ लिया है, तो इंडियन मॉम्स आर हैप्पी अबाउट प्रोटो फैसिस्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पर जो है ये इसकी थीम है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इसका, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और दूसरा जो है इसमें द फादर इज डोमिनेटेड बाई ITM, यहाँ पे पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी ऑप्शन जो है इसका सेंटेंस का जो है इस थीम का एक्सट्रैक्ट को सूट करता है। यानी कि दो यहाँ पर सेंटेंसेस या दो जो ऑप्शन हैं ये सूट करते हैं इस थीम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इंडियन मदर्स आर कॉल्ड टाइगर मॉम्स बिकॉज। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो ये सारे के सारे पूरी एज इट इज लाइन मिल जाएगा। इंडियन मॉम्स आर कॉल्ड टाइगर मॉम्स बिकॉज। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखेंगे दे आर डोमिनेटिंग एंड वेरी एम्बिशियस फॉर देयर चिल्ड्रेन। एंड सेकेंड वाली लाइन में मिल जाएगा आपको जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड हैव ग्रिड रूल्स एंड शेड्यूल्स फॉर देयर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट जो है आपका, these Indian moms can be seen everywhere, ensuring that their child is a combination of Einstein, Sachin Tendulkar, Bobby Fischer, Picasso, and Yudi Mehuin. Not to forget Bill Gates and Aishwarya Rai or Tom Cruise. द सेंटेंस इम्प्लाइज दैट इंडियन मदर्स। अब इसको कंप्लीट करना है पैराग्राफ को, तो इस पैराग्राफ को जो हम करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे द सेंटेंस इम्प्लाइज दैट द इंडियन मदर एंड आर एम्बिशियस फॉर देयर चिल्ड्रन सक्सेस। दे हैव हाईली एक्सपेक्टेशन एंड वांट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन एवरी फील्ड। चाहे आप देखो सचिन तेंदुलकर अलग फील्ड से, आइंस्टीन अलग फील्ड से है, बॉबी फिशर अलग फील्ड से, पिकासो अलग फील्ड से, तो यहाँ पे फील्ड का हम दे रहे हैं ना, field. They also want their children to follow in the footstep of famous personality to make name and himself herself.
तो ये चाहते हैं कि जो है लक्ष्य कदम पे चले उनके, जो जैसे कि आइंस्टीन चले, आइंस्टीन का नाम है तो आइंस्टीन के लक्ष्य कदम पे चले सचिन तेंदुलकर के, बॉबी फिशर, पिकासो, ऐश्वर्या राय या बिल गेट्स या टॉम क्रूज। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंस को थोड़ा सा कंप्लीट करना था अपने वर्ड्स में। अगेन जो है पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेदर यू साइड विद द इंडियन मॉम्स और वेस्टर्न मॉम्स। तो आप जो है कौन से वेस्टर्न मॉम्स का, इंडियन मॉम्स का साइड लेंगे। एक्सप्लेन वेदर यू साइड विद द इंडियन मॉम्स और वेस्टर्न मॉम्स। तो हमारा यहाँ पर कहना होगा कि आई साइड विद द वेस्टर्न मॉम्स। जो पाश्चात्य संस्कृति की वहाँ की मॉम्स जो है बेस्ट हैं। आई बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। चिल्ड्रंस को अपना बचपन का आनंद लेने के लिए जो है उसको खुला छोड़ देना चाहिए। दे शुड बी एबल टू फाइंड आउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर देमसेल्फ। वो खुद ही अपने पसंद और नापसंद को चूज करें। दे शुड नॉट बी फोर्स टू इमेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज। और उनको जो है फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप जो है इसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो, जो इंडिया कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंडियन मॉम्स को वेस्टर्न मॉम्स के जैसा होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे वैसा फोर्स नहीं किया जाता कि तुम बिल गेट्स बनो, तुम यहाँ पे ब्रूसली बनो और तुम वहाँ पे मैसी बनो, ठीक है। ये सब नहीं बोला जाता वहाँ पे। वहाँ पे फ्री ऑफ आप माइंड रहिए, खेलिए, जो बनना चाहते हो अलाउ करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। बट बी अलाउड टू गो एट देयर ऑन पेस। उनको जो अच्छा लगता है उनको उस तरह से अलाउ करिए। इफ़ दे आर फोर्स इन टू थिंग्स दे विल टर्न इन टू अनहैप्पी चिल्ड्रन एंड अनहैप्पी एडल्ट। तो जो अगर आप उनको फोर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अनहैप्पी हो जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर आपके बड़े बच्चे हों। अब नेक्स्ट जो है आपका लैंग्वेज स्टडी, डू एज डायरेक्टेड। सी टॉक्स ए सी टॉक्स ऑफ ए regime where kids practice the piano or violin for hours without complaining. Rewrite the sentence using simple past tense in it. अब इसको सिंपल पास्ट टेंस में आपको करना है। तो यहाँ पे टाक्स है तो ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे सी टाक्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑफ रेगिम वेयर किड्स पार्ट प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस है तो ये प्रैक्टिसाइज हो जाएगा द पियानो और वायलिन फॉर आवर्स विदाउट कंपेलिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रेजेंट में है उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग एंड रीराइट द सेंटेंसेस। ओकेजनली ही बीट्स आउट हिज व्यूज। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ओकेजनली ही ब्लीड्स आउट हिज व्यूज डजंट ही, क्योंकि ही की बात हो रही है तो डजंट ही आएगा यहाँ पर। और ओकेजनली है यानी कि जनरली की बात कर रहा है और व्यूज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे डजंट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है आपका, डजंट ही। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब आपने जो पैसेज पढ़ा है उसमें से आपको वन वर्ड देना था। नॉट सुफिशियंटली स्ट्रिक्ट तो इसके हो जाए लैक्स। इसके बाद जो है स्पीक इन ए वीक वॉइस तो उसको बोलते हैं ब्लिट। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है सप्रेस्ड लॉफ, इसको बोलते हैं कॉर्टल। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कॉजिंग डिस्कशन और आर्गूमेंट तो इसको बोलते हैं प्रोवेकेटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें समराइजिंग का है, बी पोर्शन। राइट ए समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे चाइनीज मॉम, वेस्टर्न मॉम्स, इंडियन मॉम्स एंड इंडियन फादर्स, इसको मिला करके जो है आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिखना है, समरी लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे इस समरी को यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है सी सेक्शन में वो बनेगा माइंड मैपिंग का। यहाँ पे माइंड मैपिंग दिया गया है, यू आर प्लानिंग टू हैव ए पार्टी, कंप्लीट द माइंड मैप फ्रेम डिज़ाइन फॉर द सेम। अब यहाँ पे क्लब हाउस है, नियर बाई होटल है, फ्रेंड्स है, फिर डैश है, फिर कॉलेजियस है, क्लोज टू होम, फिर डैश है, फिर अबाउट 30, माई पार्टी जो इसकी थीम है, और यहाँ पर जो है ऊपर नीचे आपको जाना है। तो यहाँ पे जो हमने इसको कंप्लीट किया है यहाँ पर देख सकते हैं इसको। क्लोज टू होम, वेन्यू कहाँ पे है, वेन्यू क्लोज टू होम, ठीक है। और यहाँ पे गेस्ट कितने हैं 30। माई पार्टी है तो डेकोरेशंस हैं, फ्लावरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे होम फूड और कैटल्स हैं, फॉर ड्रिंकिंग के, म्यूज़िक है, और हिंदी और इंग्लिश है, हो सकता है। तो इस तरह से हमने भरा है। बाकी आपको अगर इसमें लगता है कुछ भी कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बाकी हमने जो है प्रोबेबली जो
इंश्योरिंग आंसर्स है उसी को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट जो है पोएट्री सेक्शन, आपका एप्रिशिएशन भी इसमें रहेगा। रीड द एक्सट्रैक्ट, कंप्लीट द एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपका गिवन है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है आपको। और इसके बाद जो है एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड 2 एक्सप्रेशन फ्रेजेस विच डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम द स्टैंजा 1 एंड 2। स्टैंडा 1 से आपको जो है बताना है, स्टैंडा 2 से बताना है। तो स्टैंजा 1 और 2 से देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस निकाले हैं। इज़ ऑलमोस्ट ओवर और पास्ट हिज अवे, पास्ट हिज वे, 2 फर्स्ट स्टैंजा से हो जाएंगे। सेकंड स्टैंजा में वैनिश, वैनिश मतलब गायब हो जाना, इन द थ्रोंग, और उसके बाद में रश अलोंग। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सेम ही होते हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि गोइंग अवे यानी ख़त्म हो रहा है या गायब हो रहा है या दूर जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन करना है, डैश वाज इट वेल और सोली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इलस्ट्रेशंस। तो इसी पैराग्राफ से आपने जब इसको पढ़ा था तो आपको याद होगा, तो यहाँ पर जो है इसका करना है। हमने अपने हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने लैंग्वेज के हिसाब से। पर्सनल रिस्पॉन्स देना है कि आपको वेरियस वेज यू यूज टू ग्रीट यूर एल्डर्स, तो आप अपना पर्सनल रिव्यू दे सकते हैं। मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स अपना दिया है अपने हिसाब से, तो आप भी यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। अगर आपको अपना पॉइंट लगता है कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या है, तो आइडेंटिफाई करना है आपको पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइसेस में क्या आ जा रहा है आपका, इज ए सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनेक्डोक। द वर्ड हार्ट ए पार्ट रेफर्स टू द होल और द पर्सन हु इज रिजोइंग, रिजोइंग, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका पोइटिक क्रिएटिविटी जो है आपको करना है, कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑफ योर आवन ऑन गुड डीड्स। तो गुड डीड्स के बारे में आप जो है अपना पोइटिक लाइन्स लिख सकते हो। ये कभी भी मतलब आपका चेंज होता है, 5 सैम्पल पेपर्स में अलग अलग है, तो आप उनको चेक कर लेना जैसे जैसे अपलोड होंगे। अदरवाइज आप ले भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के। फिर एप्रिसिएशन पोर्शन आता है इसमें बी। तो यहाँ पर जो है फिर से आपको दिया गया है पोइट्री एक्सट्रैक्ट, और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है पहले। ये आपका एक्सट्रैक्ट है, बचा हुआ पोर्शन ये है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये रहे। इसका एप्रिसिएशन आपको करना है। तो इसके एप्रिसिएशन 2 तरीके से किए जा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से था, ठीक है। इसका एप्रिसिएशन आपको करना है, तो इसको एप्रिसिएशन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड कर सकते हैं। एप्रिसिएशन नंबर 1 जो है हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला, ये इसका एक पहला एप्रिसिएशन है। और इसका एक और एप्रिसिएशन अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये भी एप्रिसिएशन सेम ही है, बस उसी का ही है, बस थोड़ा सा आपको इसको चेंज किया गया है। तो आप चाहें तो ये एप्रिसिएशन यूज़ कर सकते हैं। फिर राइटिंग स्किल आपका जो सेक्शन 3 आता है, यहाँ पे ड्राफ्ट ए वर्चुअल मैसेज आपको बताना है, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है, लिविंग इन ए हॉस्टल यू हैव टू गो आउट अर्जेंटली ऑन सम पर्सनल वर्क एंड यू विल मिस योर रूममेट्स बर्थडे पार्टी, ड्राफ्ट ए मैसेज टू योर रूममेट इन अबाउट 50 to 75 वर्ड्स गिविंग योर ओन रीजंस फॉर योर एब्सेंस एट द पार्टी। या फिर आप ये वर्चुअल मैसेज नहीं करेंगे तो और ऑप्शन भी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। सारे सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा अभी आगे आके। तो इसमें यू ऑलवेज वांटेड टू परचेज ए pursue a career in music and dance and wish to get admission to a well-known music and dance academy in Mumbai. Dancing is your passion and you have been giving informal performance since your childhood. Prepare a statement of purpose in about 150 words which will help you to join the academy. Add your own details. इसी में एक और थर्ड पार्ट भी है, आप GD भी कर सकते हैं, जिसमें GD लिखा है, इमेजिन योर सेल्फ एज ए पार्टिसिपेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन विद 2 or more participants and an evaluator, evaluator. Read the topic given below and prepare a set of dialogues. You may use the following points. टॉपिक है द बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल मैसेज की बात करें, जब आप पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आप जो है सीधा सीधा टाइम और जो भी आप डेट डालना चाहें डेट डाल देंगे।
जिसका भी नाम अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से जो है नाम लिखेंगे किसको आप मेंशन देना चाहते हैं, और उसके बाद जो रीजनेबल कंडीशंस आप बता सकते हैं वो बता देंगे। इसके बाद जो है इसका और पार्ट में था जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना था कि आप जो है अच्छी तरह से म्यूज़िक के लवर हैं, ठीक है, और आप डांसिंग वगैरह सब जानते हैं, तो उसमें जो है स्टेटमेंट पर्पस अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। तो हम तो आपको एक आइडिया दे रहे हैं, तो आप इस आइडिया के हिसाब से भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने वर्ड्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में और पार्ट जो ग्रुप जीडी का था, ग्रुप डिस्कशन का, बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग, उसमें कुछ पॉइंट्स के हमें यूज़ करने थे। तो ई वैल्यूएटर को हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ बंदे को ले लिया हमने, जो भी है 2-4, उनको लेकर के आप अपनी मर्जी से जो भी पॉइंट्स आप चाहें वो लिख सकते हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे लिखना है। ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना है, रटने वाली चीज़ नहीं है ये। बस आपको एक आइडिया मिलता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो जीडी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बी पार्ट कह रहा है अटेम्प्ट एनीवन। अब यहाँ पर भी आपको ईमेल राइटिंग करनी है, इधर आप ईमेल राइटिंग करें और या रिपोर्ट राइटिंग करें, और फिर एक और थर्ड ऑप्शन मिलेगा। पहले हम ईमेल की बात करें तो ड्राफ्ट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू मेक ए पब्लिक अवेयर ऑफ द राइजिंग नॉइज पोल्यूशन इन योर एरिया, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद जो है रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग है। एज पार्ट ऑफ योर सोशल सर्विस एक्टिविटीज यू took part in a social service camp, write a report on the camp, you may use the following points। अब यहाँ पे वेन्यू एंड डेट ऑफ कैंप है, अरेंजमेंट्स क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब इसमें निकाल सकते हो। अब और ऑप्शन में है इंटरव्यू क्वेश्चंस। ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए फिल्म डायरेक्टर हुज डॉक्यूमेंट्री on women has just been released is visiting your college, you as the magazine secretary are asked to interview him or her with the help of the given table and the points. Frame questions for interview, do not change the sequence of the questions। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस के सीक्वेंस है इसी को रखना है हमें, ठीक है। नेम, इंटरव्यू कौन रहेगा, फील्ड, एक्टिविटी, फ्रेम क्या रहेगा, डेट, वेन्यू और टाइम क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा। कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको हिंट में दिया जाता है एग्जाम पेपर में। सबसे पहले ईमेल राइटिंग की बात करें तो फ्रॉम और टू लिख करके सब्जेक्ट क्या है, रेज अवेयरनेस फॉर राइजिंग एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इन, जो भी आप एड्रेस देना चाहें वहाँ पर डियर सर और मैडम रिस्पेक्टेड करके आप जो है वहाँ के कंडीशंस को थोड़ा सा समझाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट बनता है इसी में और आप ऑप्शन में था रिपोर्ट राइटिंग का, सोशल सर्विस कैंप के बारे में। आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, एग्जाम वाला डेट डालना चाहें, बैक डेट डाल सकते हैं, फ्यूचर डेट डाल सकते हैं, और जो भी आपका नाम वहाँ पे अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड का। अगेन जो है आप जो है यहाँ पे सोशल सर्विस के लिए रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो वो आपको अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखना है। बाकी हमने थोड़ा सा हिंट आपको दिया हुआ है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, वैसे आपको इस तरह से ही लिखना होगा। इसी में और पार्ट था, इंटरव्यू क्वेश्चंस देने थे जिसमें आपका जो है कोई एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई अबाउट वुमेन। अब उसमें आप जो है नेम ऑफ द इंटरव्यू है, एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन, डेट, एवेन्यू, टाइम वगैरह सब बताओगे, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू बताओगे, रीजन ऑफ चॉइस ऑफ द टॉपिक क्यों बताया, ये सब थोड़ा सा आपको जो है करना है और इस तरह से जो है सॉल्यूशन आपको देना होगा। इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको करवाए होंगे तो इस तरह से आपको करना होगा। मैसेज टू यूथ क्या होगा, इस तरह से फीडबैक, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आते हैं, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आएंगे, ध्यान रखना है, बस आपका यहाँ पे आंसर चेंज होगा। इसके बाद सेक्शन सी आता है अटेम्प्ट एनीवन। तो इसमें स्पीच राइटिंग है, ठीक है। यूर कॉलेज इज ऑब्जर्विंग अर्थ डे ऑन अप्रैल 22, ड्राफ्ट ए स्पीच इन अबाउट 100 to 150 words delivered before your college students on the need recycle and reuse item, use the following points। और ऑप्शन भी है आपका कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग आप कर सकते हो यहाँ पर। यू हैव बीन आस्क्ड टू कंपेयर ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट योर कॉलेज विद रेफरेंस टू योगा डे, ड्राफ्ट द होल प्रोग्राम स्क्रिप्ट डिसाइडिंग द फ्लो ऑफ द ओवरऑल प्रोग्राम, यू में टेक द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स कुछ गिवन है और ऑप्शन भी है इसमें थर्ड वाला, इसमें एक्सपांसन ऑफ आइडिया का। तो एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया इन अबाउट 150 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे द वाइज मैन हैज़ लॉन्ग ईयर एंड शॉर्ट टंग, ठीक है। बुद्धिमान का जो है, बुद्धिमान मनुष्य का अच्छे कान होते हैं लेकिन जबान कम होती है।
तो यहाँ पर जो है पहले अर्थ डे का स्पीच राइटिंग है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि किस तरह से आपको अर्थ डे के बारे में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे। यहाँ पैराग्राफ वाइज ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। सब कुछ बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन है और कंप्लीट है, आराम से पढ़ोगे। सिंपलेस्ट वर्ड को यूज़ किया गया है जो आपको करने हैं एग्जाम में। फिर कंपेयरिंग करना है आपको योगा डे पे, तो यहाँ पे प्रेयर है, वेलकम संग है, इंट्रोडक्शन दे दोगे, योगा डेमोन्स्ट्रेशन दे दोगे और फ्लैशिलेशन दे दोगे। इसके बाद जो है रेजिडेंशियल एड्रेस दे दोगे, एनी अदर जो आप पॉइंट इंपॉर्टेंट समझते हैं वोट फॉर थैंक्स करके ख़त्म करोगे। ये थोड़ा सा लेंदी होता है तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जो ये कंपेयरिंग बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स जो है कंपेयरिंग करते हैं। और ऑप्शन में एक्सपांसन ऑफ आइडिया में, तो यहाँ पर एक्सपांसन ऑफ आइडिया सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो आप ये कर सकते हो। वाइज मैन हैज़ लॉन्ग ईयर्स एंड ए शॉर्ट टंग, इसके ऊपर हमने यहाँ पे आइडिया एक्सपांसन किया हुआ है। आपको हर सैम्पल पेपर में अलग अलग एक्सपांसन ऑफ आइडिया मिलेंगे, उनको ज़रूर पढ़ना है आपको। अटेम्प्ट एनी वन, आपका जो डी सेक्शन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है फिल्म बुक रिव्यू आपको लिखना है। राइट ए रिव्यू ऑफ ए फिल्म यू हैव सीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। उसके और ऑप्शन में है ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है जिसमें से नो टू तंबाकू और अपील किया गया है यूर टाउन विलेज कंडक्टिंग ए कैंपेनियन फॉर ब्लड डोनेशन, प्रिपेयर ए पोस्टर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है आप इसको पोस्टर को ड्रॉ करना है। तो अभी यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ड्राफ्ट करते हैं एक रिव्यू का, ठीक है। जैसे आपने कोई मूवी देखा है तो उस मूवी का रिव्यू यहाँ पे ड्राफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से जो है कोई एक मूवी ले ली है और उसका जो है पूरा का पूरा इसी तरह से आपको जो भी आपका मूवी पूछेगा उसके लिए इसी तरह से आपको अपना स्टेप रखना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई है और इधर क्या लिखना है। जो आपको पैटर्न दिखाया जा रहा है ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल चेंजेस नहीं करने हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। थीम स्टोरी ये एग्जामिनर ज़्यादा पढ़ता नहीं है, एग्जामिनर केवल पढ़ता है आपके जो ये आपने इधर लिखे हैं और कुछ लाइनें इधर के, क्योंकि वो आपने जैसे मूवी लिख दिया तो ज़रूरी नहीं है कि उसने कब देखा हो, उसको ये भी याद नहीं होगा कि कब वो रिलीज़ हुई थी। आपको याद ना हो कि रिलीज़ ऑफ ईयर क्या है, डेट क्या है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोड्यूसर का नाम याद नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्टर का नाम याद नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हो, मूवी कोई भी हो कुछ भी लिख सकते हो। आपको बस लिखना आना चाहिए, बस आपको फ्लो में रहना है। वहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स अलग अलग अपने मूवी का यहाँ पे रिव्यू देंगे, तो उनके सभी के डायरेक्टर्स के नाम याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर कास्ट वगैरह बता दोगे, कास्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हो आपको अगर याद नहीं है तो। फिर आप इस तरह से सारे के सारी चीज़ें लिखोगे, थोड़ा सा उसकी स्टोरी और थीम लाइन आपको जो भी याद है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हुए लिखोगे और अपना लास्ट में ओपिनियन देते हुए ख़त्म कर दोगे। इसके बाद और ऑप्शन में है ब्लॉग राइटिंग का, तो यहाँ पर ब्लॉग जो आप लिखोगे आप इस तरह का ब्लॉग यूज़ करोगे जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, तो इस तरह से आप ब्लॉग यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह का आपका आंसर शीट बनता है और इसी तरह से आप लिखोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपको एक छोटा सा जो है पोस्टर डिज़ाइन करना था जिसमें कुछ पॉइंट्स हिंट्स दिए गए थे, तो इस तरह से हमने इसका डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो आप इस तरह का आप जो है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो है पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, वेन्यू लिखना है, टाइम लिखना है, डेट लिखना है, ये ज़रूर मेंशन करना होता है पोस्टर डिज़ाइन में, तो ये मेंशन आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आपका जो है लिटरेरी नोवेल पोर्शन और लिटरेरी पोर्शन आपका 4th नंबर शुरू होता है जिसमें 5th क्वेश्चन है, पिक आउट द ओड। अब इसमें आपको ओड 1 बताना है, तो मैंने यहाँ पे वैसे ही हाईलाइट कर रखा है, देखो अर्जुन जोशी, विक्रम सेठ और किरण नागाकर। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे इंडियन हैं और ये ग्राहम ग्रीन जो है ये यहाँ का फॉरेनर है, तो बस यही ऑड हो गया इसमें, सीधी सी बात है। थीम, प्लॉट और कैरेक्टर ये सब नॉवेल के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सब नॉवेल के अंदर के कैरेक्टर होते हैं। थीम क्या है नॉवेल का, प्लॉट क्या है, कैरेक्टर क्या है, और नोवेला जो है उसका एक अंश है, तो इसलिए नोवेला जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने बता दिया है, नोवेला इज़ ए शॉर्ट नॉवेल, द अदर आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल। तो मैंने कहा कि एलिमेंट्स यानी कि पार्ट होते हैं नॉवेल के, तो ये सारे के सारे सही हैं। नोवेला जो है ये एक शॉर्ट नॉवेल होता है जिसमें थीम हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन जो है सारों एक चीज़ नहीं है। ये तीनों चीज़ें एक चीज़ में मिल जाएगी लेकिन ये चारों एक चीज़ में नहीं मिलेगी। अब इसके बाद जो है आपका यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्यों ये आंसर हमने सही किया हुआ है, ऑड कौन सा है, आउट कौन सा है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमने स्टेटमेंट्स को कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द प्लॉट में हैव आर। तो कौन कौन से दो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक आपका जो हो जाएगा वो होता है आपका प्लॉट में है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आप बता सकते हो कि इंटरनल में कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होगा, ठीक है, एक तो, और जो है आपका एक्सटर्नल कौन सा होगा।
इंटरनल में इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल में अदर कैरेक्टर्स एंट्रीज जो हो सकती हैं, एंटिटीज हो सकती हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। सेकेंड है द वर्ड पिक्रेस्क्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो यहाँ पर जो है द वर्ड पिक्रेस्क्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स राव। तो यहाँ पर जो है आपका ये सेकंड का आंसर हो गया। अब आपका बी पार्ट आता है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट काउंसिल टू सर विद लव से दिया गया है, वहाँ से आपको इसको लिखना है। तो हमने अपने हिसाब से इसका आंसर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे जनरली ये बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है, बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी हमने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका सेक्शन सी जो शुरू होता है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज से, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसी तरह से आपका इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें एमसीक्यू आएगा आपका, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टर ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो आप बता दोगे जेम्स ट्रेंट जो है मेजर कैरेक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द एक्सट्रैक्ट, तो हॉर्स जो है वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, एलिफेंट था, ट्रेन था, स्टीमर थे, तो ठीक है ना, ये हो गया। तो ये दोनों आपके एमसीक्यू को हमने टिक कर दिया। अब डी सेक्शन जो है इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग गिवन विद रीजंस। तो यहाँ पर जो भी आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए इनके रीजंस बताने थे, तो हमने जो यहाँ पे रीजंस के साथ में आंसर दिया है, फर्स्ट ए पार्ट का और ये है बी पार्ट का। यहाँ पे आपको 2 पार्ट पूछे गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये वाला सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो है आपका लास्ट वाला पोर्शन है, इसको आपको करना है। तो यहाँ पे भी ये भी दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी आपको पीडीएफ कैसे लेना है हर वीडियो में बताया गया है, तो मुझे विश्वास है कि आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ इमीडिएट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है। आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये क्वेश्चन पेपर है आपका कंप्लीट। फर्स्ट सैम्पल पेपर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पेपर हमारा जल्द ही आने वाला है, सैम्पल पेपर नंबर 2, हर सब्जेक्ट का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। सभी के सैम्पल पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं फर्स्ट वाले, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है।